हाय एवरीवन। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। एपीएफसी में करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन करंट अफेयर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आपको दो चीजें पता चल सके कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं। कितने पे मैं आपको बता दूं, 10 से 15 क्वेश्चन तक भी यहाँ पर आ सकते हैं। इवन 17 क्वेश्चन भी करंट अफेयर से आए हुए हैं। सो करंट अफेयर से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। सो आप को ये तो समझ ही आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ये। ऑल्सो करंट अफेयर्स ना आप साइलोज में नहीं पढ़ सकते हो अलग से कि करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो, नहीं आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो भी आपको करंट रेफर करना पड़ेगा, पॉलिटी के लिए भी करना पड़ेगा। बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर करंट का कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिक्सचर है, जो कि करंट का जो भी आप पढ़ोगे वो आपका उन सब्जेक्ट्स में भी काम आने वाला है। नंबर 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही एनालिसिस कर लेते हैं सबसे पहले कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, कहां से क्वेश्चंस आए हैं, ताकि आइडिया मिल पाए, और उसके बाद डील करेंगे कि कितने महीने के और कहां से करंट अफेयर्स पढ़ें। शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल्सो अगर आपने अड्डा 24/7 का ऐप नहीं डाउनलोड किया है, नीचे लिंक गिवन है, उस ऐप पे फ्री पीडीएफ, जॉब अलर्ट से लेके सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला सवाल जो 2025 के करंट अफेयर्स में आया था, let's read it out. Two Indian servicemen were posthumously conferred with the DAG Hammarskjöld Medal in the year 2025 by which one of the following international organization? United Nations, Organization for Security Cooperation in Europe, Nordic Defense Cooperation, या फिर सिप्री। सिप्री आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये इस क्वेश्चन से हम क्या रेफर कर सकते हैं कि हमारे जो है अवार्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आया कैसे है कि जी ये XYZ नाम है, ये XYZ अवार्ड का नाम है, ये दिया गया है, बता दीजिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया है। इसको मैं इजी क्वेश्चन बोलूंगी क्योंकि एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी घुमा के नहीं पूछा है। अगर आपको आता है तो आपको आता है 5 सेकंड में इसका जवाब, या प्रॉब्ली 7-8 सेकंड में आप इसका जवाब दे सकते हैं और आप इसको स्किप मतलब फिर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आते हैं। मेक श्योर कि आप पिछले 6 महीने के सारे अवार्ड्स करके जाएंगे। सिंपल कि किसको अवार्ड मिला है, वो कौन से फील्ड से है, किसने दिया है, क्या है उस अवार्ड में, ये 2-3 चीजें उस अवार्ड के रिलेटेड आपको पढ़ के जानी है। अवार्ड का स्टैटिक भी पढ़ के जाना है कि वो अवार्ड क्या है, कब से शुरू हुआ था, पहली बार किसको मिला है, क्योंकि अवार्ड का स्टैटिक भी हो सकता है कि कोई एक आध सवाल पूछ ले, बट बहुत सारा स्टैटिक यहाँ पर नहीं पूछा जाता है, तो आप स्किप भी करते हो तो दैट इज नॉट एन इशू। नेक्स्ट, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प इज कॉमनली नोन एज स्पेसएक्स। क्या हम इसको ऐसा बोलते हैं? फैल्कन एक स्पेस व्हीकल है जिसको स्पेसएक्स ने बनाया है, वेयर एज ड्रैगन एक स्पेस व्हीकल है जिसको नासा ने बनाया है। एब्सोल्युटली गलत है ये। ड्रैगन एक स्पेस व्हीकल है जिसको भी स्पेसएक्स ने ही बनाया है। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन, ज्यादा सॉल्विंग पे ध्यान नहीं देंगे, बस आपको ये देखना है कि किस तरीके के सवाल आ रहे हैं। कि यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे दी, साइंस का क्वेश्चन है तो हमें एक साइंस एंड टेक का सवाल दिखा। ठीक है, साइंस एंड टेक का सवाल है, क्वेश्चन सिंपल है, वैसे तो कुछ भी घुमा के नहीं पूछा हुआ है, स्टेटमेंट सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जी ये एक चीज है, क्या इसको इसके नाम से भी बुलाते हैं, और ये वाला रॉकेट किसका है, ये वाला मिसाइल किसका है, ये वाला किसने डेवलप किया है, सिंपल नाम आएगा। डीआरडीओ का क्वेश्चन आ गया, नासा का क्वेश्चन आ सकता है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का क्वेश्चन आ सकता है, इसरो का क्वेश्चन आ सकता है कि ये इसका है, ये इसका है। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, राइट, बट स्टेटमेंट इस तरीके से आ सकती हैं। तो साइंस एंड टेक से स्ट्रेट फॉरवर्ड, अभी तक तो स्ट्रेट क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ भी घुमा के नहीं पूछा है, हालांकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। जनरली बैंकिंग में हमें क्या देखने को मिलता है, क्वेश्चन होता है और उसके बाद जो है हमें 1 वर्ड के ऑप्शन दिए होते हैं 5, यहाँ पर एक तो 4 ऑप्शन आते हैं, 5 नहीं आते हैं। दूसरा, यहाँ पर पेन पेपर वाला पेपर होता है, यहाँ पर ऑनलाइन पेपर नहीं होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो, अगर कोई आप में से मेरी तरह है जिसको पेन पेपर ही पसंद है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। मुझे ऑनलाइन एग्जाम्स पसंद नहीं है, मुझे ये वाले एग्जाम्स पसंद है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू 2026 फीफा मेन फुटबॉल वर्ल्ड कप। नाउ स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये देखो कितना अजीब सवाल है, 2025 में पूछा गया है, लेकिन फ्यूचरिस्टिक सवाल उन्होंने 2025 में ही 2026 का जो फीफा है उसका क्वेश्चन पूछ लिया। तो सोचो फीफा जो टॉपिक है इस बार वो कितना इंपॉर्टेंट है, जब इन्होंने 2025 में ही फीफा के बारे में पूछ लिया। इट कैन डेफिनेटली आस्क यू अबाउट फीफा अगेन। 2026 में फीफा का एक और क्वेश्चन आ सकता है, कॉमनवेल्थ का एक क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी, क्योंकि स्पोर्ट्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं। स्पोर्ट्स इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे स्पोर्ट्स के इवेंट्स करके जाइएगा। और क्वेश्चन देखो, अब
एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है और हम ये कर चुके हैं। मैंने अभी 1-2 महीने पहले ही आपको एग्जैक्टली ये दोनों स्टेटमेंट्स करवाई थी। यूएसए, मेक्सिको और कनाडा जॉइंटली होस्ट कर रहे हैं 100%। तीनों लोगों ने 2026 का फीफा होस्ट किया है। मैंने आपको पूरा जो है पढ़ाया है, शॉर्ट्स भी बनाई है, इसी चैनल पे शॉर्ट्स भी प्रेजेंट है। 48 टीम शैल पार्टिसिपेट इन द इवेंट। ये वाली न्यूज तो इस बार बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई थी कि आज तक जो है 32 टीम खेला करती थी और अब 32 टीम को हटा के 48 टीम यानी 48 टीम्स खेल रही हैं। हेंस दिस स्टेटमेंट वाज वेरी वेरी फेमस। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, 1 और 2 यहाँ पर सही जवाब है, लेकिन 2025 में ही फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक इसलिए पूछा क्योंकि 2025 से ही हमने फीफा के बारे में बातें करना न्यूज़पेपर ने छापना शुरू कर दिया था। तो आप देख रहे हो करंट का मतलब क्या होता है। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि करंट का ये मतलब होता है कि पिछले 3 महीने में कोई इवेंट हुआ है तो उसके बारे में हमें जानना है। नहीं, करंट का मतलब होता है कि पिछले 3 महीने में अखबारों ने, वेबसाइट्स ने जो भी छापा है, चाहे पिछले 3 महीने में उन्होंने 2045 की बात कही है तो वो भी करंट अफेयर का पार्ट है, उन्होंने 1990 की बात कही है वो भी करंट अफेयर का पार्ट है। करंट अफेयर इज नॉट merely अबाउट those 3 months or those 6 months. It is about everything which is being printed or published in any newspaper. Right? Okay. So USA, मेक्सिको, कनाडा जॉइंटली होस्ट करेंगे बिल्कुल, और ये दोनों यहाँ पर सही हैं। अब इससे में क्या हम एनालिसिस करने को हमें यहाँ से मिलता है, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हैं। अगर आपने कोई भी न्यूज को कायदे से पढ़ा है आप इसका सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है ना। एकदम ऐसे नहीं है कि फीफा कहाँ खेला गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वो बैंक वाला पैटर्न होता है। यहाँ पर ये वाला पैटर्न है, पर मुझे नहीं लगता ये वाला पैटर्न भी इतना डिफिकल्ट है कि आप कर नहीं पाओगे। इवन बैंक के लिए भी मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है ना। तो बैंक की प्रेपरेशन के लिए भी मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। तो जो बैंकिंग वाले एग्जाम वाले जो बच्चे हैं ना, अगर आप मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जिससे आप इस तरीके के एग्जाम्स को ऑलरेडी केटर करने के उसमें है, मतलब एक कैलिबर है आपके पास उसमें, राइट। चलिए मूविंग अहेड। प्राइम मिनिस्टर्स, ये यहाँ पर नाम दिया हुआ है, ही वाज रिमूव्ड बाय थाईलैंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन ईयर 2025 ओवर अ लीक्ड फोन कॉल विद अ सीनियर स्टेट पर्सन ऑफ व्हिच नेबरहुड कंट्री। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऐसा कंट्रोवर्शियल सा है ना। तो कंट्रोवर्शियल सी चीज जो है यहाँ पे पूछी हुई है कि किसी देश का पीएम थे या प्रेसिडेंट थे, उनको हटा दिया गया था इस रीजन की वजह से, उनका नाम बता दीजिए, ठीक है। सो अगर कुछ भी कंट्रोवर्शियल सा रहता है उसको आप पढ़ लेंगे। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मतलब ये ऐसा बैंकिंग वाले टाइप्स में ही है कि हमसे जो है यहाँ पर सिंपल एक कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है और उसके बाद हमें जो है सिंपल 1 वर्ड वाले जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको डायरेक्टली यहाँ से छाटना है। आता है तो ठीक है, अदरवाइज हम स्किप करेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम क्या कर सकते हैं, जो हम क्या कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। मूविंग अहेड, which of the following statement relating to the scheme for promotion of registration of employers and employees 2025 is correct? हाल ही में एक स्कीम आई थी जिस स्कीम का नाम था स्प्री। 2025 में मैंने आपको पढ़ाई थी वो स्कीम, ठीक है, बैंकिंग वाले बच्चों को भी आता होगा। स्प्री जो है इसको अप्रूव किया था एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन विच इज ESIC। हाँ जी, इसी ने अप्रूव किया था। दूसरा, स्प्री प्रोवाइड करता है वन टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्चुअल एंड टेम्पररी वर्कर्स, कि जी जिन लोगों ने नहीं रजिस्ट्रेशन अब तक अपना किया है, जो भी ESIC के जो भी बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं, यानी जो भी सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं और आपने अगर अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो एक तरीके से आपका ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी सरकार ने खोली थी पिछली साल ताकि आप वहां पर जाके रजिस्टर कर सके। इट वॉज अबाउट स्प्री। सो यहां से अगेन एक स्कीम का क्वेश्चन आया है, ठीक है, एंड दिस वाज अबाउट, इसको हम लेट्स से इंटरनेशनल उसमें डाल देते हैं करंट अफेयर में, ठीक है। ये स्कीम का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं स्कीम के, कोई भी एक स्कीम है, आप ऑलरेडी इसको बैंकिंग के लिए पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो बैंकिंग वाले बच्चे हैं, स्पेशली रेगुलेटरी वाले जो बच्चे हैं, उनको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, नहीं बढ़ाना पड़ेगा। आप ऑलरेडी स्कीम्स को या फिर कोई भी न्यूज हो उसको इतना ही इन डेप्थ में पढ़ते हैं। तो दिस इज अ वेरी ब्रिलियंट, वेरी गुड न्यूज फॉर यू कि अगर आप मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं या रेगुलेटरी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूड करवा दी जाती हैं। बस यहाँ पर थोड़ा पैटर्न में बदलाव है। वहां पर अगर एकदम 1 वर्ड ऑप्शंस हैं तो यहाँ पर थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड ऑप्शंस है, दैट इज द ओनली थिंग। बट अगर आपने कोई भी टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, आप उसका जवाब, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग अहेड,
जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। इफ यू आर माय स्टूडेंट, अभी ये 2-3 महीने पहले हमने जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट पढ़ी है। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ये स्कीम है कि जी हम कुछ भी बना रहे हैं उसमें हमें ऐसा बनाना है, हमें क्वालिटी इतनी इंश्योर करनी है कि उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, और जीरो इफेक्ट यानी हमारे एनवायरमेंट पर उसका कोई भी इफेक्ट ना हो। तो सस्टेनेबल तरीके से हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे बढ़ाना है, जिसमें क्वालिटी भी हमें जो है साथ के साथ मेंटेन करनी है। एंड इट वाज अबाउट जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। एक इनिशिएटिव है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज का, कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? मैं बोलूंगी ये तो एकदम ही आसान सवाल है, बिल्कुल बैंकिंग के लेवल का है। ऐसे ही आता है, कोई भी स्कीम है, कोई भी इनिशिएटिव है, कोई पोर्टल है, कोई भी नई चीज सरकार लेकर आई है, एक सिंपल सवाल आता है कि बता दो जी कौन से मंत्रालय से ये रिलेटेड है। ये आई थिंक एमएसएमई इसका सही जवाब होना चाहिए, राइट। सो ये सिंपल सवाल है, इस तरीके के सवाल आते हैं, राइट। इसको हम किस में डालें? इसको हम कोई भी नेशनल इनिशिएटिव्स में डाल देते हैं। तो एक नेशनल, एक इंटरनेशनल, एक स्कीम का क्वेश्चन आया है अब तक हमारे पास, जो है एक स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, एक अगेन अवार्ड्स का क्वेश्चन आ गया है, और एक साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आ गया है, राइट। इसी तरीके से आपको अपने दूसरे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का भी एनालिसिस करना है। क्या क्या चीजें पता करनी है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उनको लिखते जाना। मैं लास्ट में आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगी कि करंट अफेयर्स में कहां से सवाल आ रहे हैं, ऑल्सो कितने सवाल आ रहे हैं। ये भी थोड़ा एक रेंज का भी आइडिया रखना कि 10 से 12 सवाल आ रहे हैं या 20 से 25 सवाल आ रहे हैं, एक रेंज का आइडिया भी रखना। हालांकि रेंज का आइडिया देने के लिए आज मैं एक और सेशन जो है आपके लिए लेकर आ रही हूं, जहां पर सब्जेक्ट वाइज वेटेज मैं आपको बताने वाली हूँ एपीएफसी एग्जाम में। तो वो काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement relating to the recent step taken by EPFO is correct? EPFO ने अनाउंस किया है member service by increasing the auto settlement limit for advance claims from existing 1 lakh to 3 lakh. EPFO first introduced auto settlement of advance claims during COVID-19 pandemic. अगेन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, अगर आपने न्यूज अच्छे से पढ़ी होगी। ईपीएफओ, क्योंकि ईपीएफओ इज दी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ये एग्जाम, मतलब ईपीएफओ इज दी ऑर्गेनाइजेशन जो ये एग्जाम कंडक्ट कर रही है। तो ईपीएफओ कहीं भी न्यूज में है, कोई भी इनिशिएटिव है, कोई भी स्कीम्स है, उसको हमें डिटेल में पढ़ना है और ये वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम की तरह क्वेश्चंस को या चीजों को घुमा के तो नहीं पूछ रखा है, एटलीस्ट सीधा सीधा तो पूछ रखा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement relating to the recent step taken by government of India under employment linked incentive scheme is correct? ELI स्कीम, ये तो हमने इस साल भी पढ़ी है, इनफैक्ट 1 महीना पहले ही मैंने आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाई है, पेड में भी पढ़ाई है। इसको हमने रिस्ट्रक्चर भी कर दिया है, अब तो इसको हम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भी बोलते हैं। ELI स्कीम जिसके 2 कॉम्पोनेंट्स है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कॉम्पोनेंट ए है, कॉम्पोनेंट बी है। कॉम्पोनेंट ए है हम लोगों के लिए जो एम्प्लॉइज हैं, राइट, जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए। कंपोनेंट बी है जो हमें भर्ती करते हैं, जो कंपनी वाले हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं। यहाँ पर सरकार कहती है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मतलब फ्रेशर्स हैं, आपकी नौकरी लगी है, तो आई गेस 15,000 के आसपास यहाँ पर रुपए मिलते हैं 2-2 इंस्टॉलमेंट में, और जो 6-6 महीने की इंस्टॉलमेंट में, ताकि आप जहां पर भी काम करो एटलीस्ट 1 साल काम करो, और 6-6 महीने की इंस्टॉलमेंट में 7,500 के आसपास आपको मिल जाते हैं। और उसके बाद जो एक कोर्स भी आपको करना पड़ता है, उसके बाद आपको फाइनल पेमेंट मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एम्प्लॉयर्स को सरकार कैसे इंसेंटिवाइज कर रही है? सरकार कहती है जितनी आप हायरिंग करेंगे उस पे अप टू 3,000 रुपीज जो है हम आपको पर हायरिंग का देंगे, ऐसा कुछ जो है क्लॉज है। डिटेल में हम पढ़ लेंगे, अभी हम यहाँ पे पढ़ नहीं रहे, ये तो मैं आपको वैसे ही मोटा मोटा बता रही हूँ कि हम जो है ये स्कीम 2025 में भी करी, 2026 में भी हमने करी, और ये क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। ELI स्कीम हैज एन आउटले ऑफ दिस मच, यानी कोई भी स्कीम है उसका, अब देखो स्कीम का ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। इनफैक्ट अगर मैं ठीक है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन अबाउट स्कीम। तो स्कीम के 2 क्वेश्चन आ गए हैं। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं किसी एग्जाम में, उसमें से 2-3 क्वेश्चन अगर एक टॉपिक से आ जाए, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट कंसिडर कर लेना, ठीक है। सो इसका टोटल आउटले, कोई भी स्कीम है उसका टोटल आउटले, कौन सी मिनिस्ट्री उसको लेकर आ रही है, ये 2 क्वेश्चन अभी तक हमें पता चले हैं। Establishment registered with EPFO are required to hire at least 2 additional employees with fewer than 50 employees or 5 additional employees with 50 or more employees on a sustained basis for at least 6 months to avail benefits under ELI scheme. ये जो है यहाँ पर establishment registered with EPFO or registered to hire, हाँ, so यहाँ पर जो है एम्प्लॉयर वाला पार्ट बी के बारे में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एम्प्लॉयर्स को क्या करना पड़ेगा। जी आपकी कंपनी 50 बंदों की है या 50 से ज्यादा बंदों की, आपको कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, उस पर कितनी पेमेंट मिलेगी, पार्ट बी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है।
तो अगर आपने दोनों पार्ट्स करे हुए हैं, जो कि मैंने आपको कई दफा करवा दिए हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दिए हैं, तो आपको ये टिप्स पे होगा कि हाँ एम्प्लॉयर्स को क्या इंसेंटिव्स मिलते हैं, एम्प्लॉयज को क्या इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंफ्यूजन लग सकता है अगर आपने रिवीजन नहीं करी है तो, अदरवाइज नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, राइट साइलेंट, ठीक है जी। सो नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। सो हम स्कीम्स के हमें इस तरीके से करने हैं, हमें एकदम इन डेप्थ करना है। पीआईबी से अगर आप स्कीम्स कर रहे हो, पीआईबी में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारी इंफॉर्मेशन पढ़नी है, एज सिंपल एज दैट। इन डेप्थ का मतलब ये नहीं है कि आपको उस पर पीएचडी करनी है, उस स्कीम को अलग से कहीं से रिसर्च करना है, नहीं। आपकी जो भी लेजेड रिसोर्सेज हैं, आप कोई अखबार पढ़ते हो, पीआईबी पढ़ते हो, वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो आपको याद होनी चाहिए, बस उतना ही मतलब है इन डेप्थ का। Next question. The Union Cabinet had approved a new framework on currency swap arrangement with which regional bloc for a period of 2024-27. So recently हम ये जो है बहुत सारे currency swap agreements करते रहते हैं अलग अलग देशों के साथ, ये काफी ज्यादा न्यूज में भी होते हैं। हाल ही में जापान के साथ भी आई गेस हमने किया था। सो आपसे कंट्री का नाम पूछा गया है, या फिर या तो कंट्री का नाम पूछा जा सकता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा जा सकता है। एंड आप देख रहे हो ऑल दी ऑर्गेनाइजेशंस आर इंपॉर्टेंट, सार्क इज इंपॉर्टेंट। इस बार सार्क की जगह ब्रिक्स से सवाल आ सकता है, क्योंकि ब्रिक्स का समिट भी होस्ट कर रहे हैं और ब्रिक्स पूरे साल हो गया न्यूज में है। ठीक है, उसके अलावा अफ्रीकन यूनियन एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन, आसियान इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, एवरग्रीन, एडीबी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर। सो एडीबी और ब्रिक्स से सवाल आ सकता है, ध्यान रखिएगा। यूरोपियन यूनियन इज वन ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट, ओईसीडी इंपॉर्टेंट है, ओपेक इस बार बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो किस्सा हुआ है और जो वॉर हुई है, तो ओपेक बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर, है ना। सो ये जो ऑप्शंस है ना, आपको इनका भी एनालिसिस करना है कि क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, क्या क्या ऑप्शंस रिपीट हो रहे हैं, और इस बार इन जगहों की जगह, आई मीन इन ऑर्गेनाइजेशंस की जगह कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं जो न्यूज में नहीं है। इसी को कहते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी। दैट इज हाउ वी आल्सो प्रिडिक्ट अ क्वेश्चन पेपर, कि पिछली बार सार्क आया था, इस बार तो सार्क न्यूज में ही नहीं आया, तो इस बार ब्रिक्स से आ सकता है, एडीबी से आ सकता है, ओपेक से आ सकता है बिकॉज ऑफ द ईरान यूएस वॉर, राइट। सो दिस इज हाउ वी आल्सो प्रिडिक्ट एनीथिंग। आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हो अपने लेवल पर, प्रोवाइडेड आपने एक बेसिक 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़े हो। ठीक है, राइट। चलिए, सो ये थे हमारे जो है क्वेश्चंस। अब हम आते हैं द मेन पार्ट कि हमें कितने महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। हमें पता है कि हमारा पेपर है 20 दिसंबर को, यानी हमें जो है 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। अगर आप जून जुलाई, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 महीने के, और मैं बोलूंगी दिसंबर का भी एक हफ्ता काउंट कर लेना, तो 6 महीने के अगर आप करंट अफेयर्स करते हैं विल बी मोर देन सफिशिएंट, कट ऑफ निकल जाएगी आपकी। ठीक है, बाकी तो जनरली ईपीएफओ में एक साल के करंट अफेयर्स, यूपीएससी जो भी जो एग्जाम्स करवाता है उसमें हम एक साल के करंट अफेयर्स करते हैं, लेकिन जो पिछले जो एग्जाम से पास वाले 6 महीने हैं वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं आपको बहुत ज्यादा बर्डन नहीं करूंगी। आप 6-7 महीने के कर लो, इज मोर देन सफिशिएंट। जून से लेकर दिसंबर पहले हफ्ते तक कर लो, इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, दूसरा, मैंने यहां पर ऑलरेडी लिस्ट बना दी है। आपने देखा गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आया है, इंडेक्स से क्वेश्चन आ सकता है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, अवार्ड से क्वेश्चन आया है, साइंस से टेक भी इसमें ऐड कर लो। ठीक है, और यहाँ पर इंटरनेशनल अफेयर्स भी ऐड कर लो। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही इवेंट्स में सब कुछ आता है, कोई इवेंट्स है, कॉन्फ्रेंस है, समिट्स है, वो सब आते हैं इसमें। ठीक है, सो ये कुछ एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो साल दर साल देखे गए हैं कि यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो मेक श्योर जब आप इन 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, एंड व्हेनेवर यू कम अक्रॉस एनी गवर्नमेंट स्कीम, एनी रिपोर्ट, एनी इंडेक्स, एनी एमओयू, और माफ कीजिएगा, एनी समिट और इवेंट और कॉन्फ्रेंस, और एनी साइंस एंड टेक का न्यूज, एनी स्पोर्ट्स वाले न्यूज, स्पोर्ट्स से इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 3 क्वेश्चन भी आ सकता है, स्पोर्ट्स से सिर्फ, अवार्ड्स। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप उन पे अच्छे से ध्यान देंगे, राइट, उनको बार बार रिवाइज करेंगे, उनको इन डेप्थ पढ़ेंगे, राइट। सो ये थे कुछ मेजर टॉपिक जहां से सवाल आ सकते हैं, राइट। आपके कोई भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट दिस वाज अबाउट टुडेज सेशन, जहां पर हमने, अच्छा एक चीज रह गई हमारी सोर्स। वी हैव डिस्कस्ड हाउ मेनी मंथ्स, we have discussed previous year question paper, and now it's the time to discuss source कि मैम करे कहां से। 2 ऑप्शन है, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी, अगर आपको लगता है आपके पास समय है आप नोट्स बना सकते हो, आप 4 वेबसाइट देख सकते हो, आप प्लीज देखिए। 1 वेबसाइट इज पीआईबी, आप जून से लेकर दिसंबर तक की सारी पीआईबी ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाइए वहां पर और जो है पूरा पढ़िए। पीआईबी मैं आपको पढ़ना सिखा देती हूँ, ठीक है, अगर किसी बच्चे को इनकेस ना आती हो। हमें जाना है पीआईबी, नॉर्मली हमें पीआईबी डालना है,
राइट, एंड वी विल क्लिक हियर। ये हमारी सरकारी वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना, प्रेस रिलीजेस पे जाना, ऑल रिलीजेस पे जाना, और यहाँ से अगस्त है ना, क्योंकि हमें तो जून से करना है तो जून सेलेक्ट कर लेना, तारीख सेलेक्ट कर लेना 1, ठीक है, फर्स्ट ऑफ जून, ठीक है। तो ये 1 जून के करंट अफेयर्स आपके यहाँ पर आ गए हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर सिलेबस में देख के जो जो इंपॉर्टेंट है वो वाले न्यूज कर लेना, उनके नोट्स बना लेना, ठीक है, और उसके बाद सेकंड डेट सेलेक्ट कर लेना। सिमिलरली ऐसे ही जाना और फिर जो जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना, उसके नोट्स बनाना। जून कंप्लीट करो, जुलाई कंप्लीट करो, अगस्त कंप्लीट करो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सारे जो है यहाँ पर, दिसंबर, सारे आपको जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। तो या तो आप खुद से कर सकते हैं, पीआईबी से मेजरली आपके सारे करंट अफेयर्स हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई न्यूज़पेपर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, यू कैन रीड, यू मस्ट बी रीडिंग और यू कैन रीड द हिंदू, आप पढ़ सकते हैं। मैं अभी नहीं बोलूंगी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि अभी शुरू करो। अगर आपने न्यूज़पेपर आज तक नहीं पढ़ा है तो अब मत शुरू करो। अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, और आपने आई एम श्योर कुछ ना कुछ नोट्स वगैरह बना रखे होंगे। सो आपको, आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू रीड, आप रीड कर सकते हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं कुछ और दिन, फिर आप छोड़ सकते हैं, राइट। और अगर आप नहीं पढ़ते तो अभी शुरू मत कीजिए, ठीक है। उसके लिए पीआईबी इज वन साइड, और अगर आपको कोई भी मंथली मैगजीन कहीं से मिल जाती है, बहुत सारी मंथली मैगजीन फ्री में अवेलेबल होती हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपका वहां से हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एक एक न्यूज को पढ़ूं और फिर उसके नोट्स बनाऊं और फिर उसको रिवाइज करूं, तो फिर आप जो है हमारे पेड कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको फटाफट बता देती हूं कि कहां पर है हमारे कोर्सेज। सबसे पहले आप जो है एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पे जितनी भी हमारी, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी पीडीएफ मैंने अटैच करी हुई है। जब आप लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर फ्री पीडीएफ के सेक्शन में क्लिक करिएगा। दीज आर द पीडीएफ, जो फ्री पीडीएफ है, जो यहाँ पर हमारी जो है अटैच्ड है। नाउ क्या करना है, हमें जाना है अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर जाएंगे हम, राइट। अपना एग्जाम सेलेक्ट करेंगे एज रेगुलेटरी बॉडी, एंड देन ईपीएफओ सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हमारा है जी, ये हमारे बैचेस हैं, 4 सितंबर से शुरू होने वाला है हमारा बैच। पूरा कोर्स इसमें करवाया जाएगा, ये सिर्फ करंट का बैच नहीं है, करंट अफेयर्स का, इसमें पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा। Y674 इज द कोड, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा, पहले ये कोड याद रखिए। Y674 आपने टाइप किया, उसके बाद मैं आपको बता दूं, अड्डा 24/7 इज रनिंग दी लोएस्ट प्राइस एवर ऑन दिस, which is you will be getting this batch on 2499 अगर आप ऐप से एनरोल करते हैं और Y674 कोड यूज करते हैं। नॉट जस्ट ऑन APFC, जितने भी हमारे ये सिंगल लाइव बैचेस हैं, बीट AAI, लोकल बैंक ऑफिसर, SBS, EDO, IBPS, SO, लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, RBI फाउंडेशन 2027 B, BOB, LBO, सारे ही कोर्सेज पे आपको लोवेस्ट प्राइस एवर मिल रहा है, और सबके लिए जो कोड है वो सेम ही है, ठीक है। इट इज Y674, राइट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।